बहू से नौकरानी फिर बनी रानी। 7 नंदों वाले परिवार की सबसे छोटी बहू होने के नाते मेरा घर हर सप्ताहांत किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार जैसा बन जाता है। वे अपने बच्चों और बैगों के साथ टिड्डियों के दल की तरह आती हैं और घर में कदम रखते ही उनका राग शुरू हो जाता है। अरे छोटी बहू को रसोई संभालने दो, हम बहनों के पास तो गपशप करने के लिए दुनिया भर की बातें हैं। धीरे धीरे मुझे अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह व्यवहार किए जाने की आदत हो गई। मैं क्या पहनती हूँ से लेकर क्या खाती हूँ तक सब कुछ इन 7 निरीक्षण द्वारों से होकर गुजरता था। जब मैंने एक बार साधारण सफ़ेद कुर्ता पहना तो उन्होंने टोका, कितना बचकाना है, ऐसे में तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। जब मैंने कुछ थोड़ा आधुनिक पहना तो वे कानाफूसी करने लगी, कितना भड़कीला है, पड़ोसी देखेंगे तो खानदान की नाक कट जाएगी। अंत में उन सब ने पैसे जुटाकर मेरे लिए गहरे भूरे, नेवी ब्लू और राख जैसे धूसर रंगों वाले लंबी आस्तीन के कुर्ते खरीदे। ऐसे कपड़े जिनमें मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी दिखने लगी। शीशे में खुद को देखकर मेरा रोने का मन करता था, लेकिन मुझे जबरन मुस्कुरा कर कहना पड़ता, शुक्रिया दीदी। पिछले रविवार मैं सुबह 5 बजे उठकर बाजार गई। 7 नंदे यानी 7 अलग अलग पसंद और 7 तरह की फरमाइशें। मैं 3 घंटे तक रसोई में पसीने बहाती रही। मछली, करी, मटन, सुक्का, चटपटी सांभर, साग, भाजी, झींगा, पकौड़े और यहाँ तक कि घर के बने गुलाब जामुन भी, क्योंकि चौथी दीदी को मीठा बहुत पसंद है। बैठक में उनके ठहाकों का शोर किसी मेले जैसा था। मेरा पति उन्हीं के बीच बैठा फल छील रहा था और फ़ोन चला रहा था। उसने एक बार भी रसोई की तरफ झांक कर नहीं देखा। आखिरकार मैं मेज के पर सारा खाना सजा कर लाई। दीदी, खाना लग गया है, गरम गरम खा लीजिए। पर किसी की रूह तक नहीं हिली। थोड़ी देर रुको, अभी किस्सा चल रहा है। रुको, पहले मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। अरे पहले बच्चे को खिला लूं। मैं वहीं खड़ी खाने को ठंडा होते और उसकी खुशबू को उड़ते देखती रही, और उसी के साथ मेरा दिल भी सख्त होता गया। करीब 1 घंटे बाद सबसे बड़ी नंद ने अपनी घड़ी देखी और अचानक खड़ी हो गई। ओह, समय देखो, लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। आज हम खाना नहीं खाएंगे, घर जाकर बच्चों के लिए खाना बनाना है। मैं सन्न रह गई, लेकिन मैंने सब कुछ बना लिया है। तीसरी नंद ने कंधे उचकाए, अरे तुम और भैया खा लेना, वैसे भी यह खाना बहुत तेल मसाले वाला है, हम सब आजकल डाइटिंग पर हैं। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, अपने बैग और बच्चे समेटे और बिना धन्यवाद का एक शब्द कहे सीधे बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मैं रसोई में लौटी और अपनी मेहनत से बने खाने को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मछली की तरह जम चुकी थी और सांभर ठंडा हो चुका था, सलाद मुरझा गया था और गुलाब जामुन चाशनी में पड़े पड़े बेजान से लग रहे थे। तभी मेरे पति अंदर आए और मुझे रोता देख चिढ़कर बोले, तुम बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो। दीदियों ने सही तो कहा, यह सब बहुत तैलीय है और उनके छोटे बच्चे भी तो हैं। मैंने रोते हुए भी मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें मैं इस घर में क्या लगती हूँ, एक काम वाली बाई। उसने तेवर दिखाए, तुम ज़्यादा बोल रही हो। दीदियाँ घर आई तो तुम्हारा खाना बनाना तो लाजमी था। मैंने उसकी आंखों में देखा, गला रूंध गया था। मैं 3 घंटे रसोई में खड़ी रही, सुबह से एक निवाला नहीं खाया। खाना बर्फ जैसा ठंडा हो गया, लेकिन किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, तुमने भी नहीं। वह चुप रहा और वह खामोशी किसी गाली से भी ज़्यादा चुभने वाली थी। उसी रात मैंने बैग में कुछ अपने कपड़े रखे और कहा, वहाँ मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, मुझे चैन की सांस लेनी है। वह घबरा गया, तुम इतनी छोटी बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो। मैं शांति से पर दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मैं उन 7 नंदों की वजह से घर नहीं छोड़ रही, मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक मैं वापस नहीं आई, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उन दिनों की तरह जीने लगी जब मुझ पर किसी का दबाव नहीं था। कई सालों बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली। शनिवार के दिन मेरे पति मायके पहुंचे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। घर चलो, मैं समझ गया हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके पीछे चली आई। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा मैं दंग रह गई। 7 नंदे रसोई में इधर उधर दौड़ रही थी, कोई सब्जी धो रहा था तो कोई दाल छौंक रहा था, कोई मेज पर लगा रहा था। मुझे देखते ही बड़ी दीदी दौड़ कर आई, तुम आ गई छोटी, हमें माफ़ कर दो, राहुल ने हमें सब बता दिया। दूसरी दीदी ने डांट सिकोड़ते हुए कहा, हम सब बहनें ही बहनें हैं तो हमें एक दूसरे पर हुक्म चलाने की आदत हो गई। बड़ी
का रोग झाड़ते झाड़ते हम तुम्हारे प्रति बहुत लापरवाह हो गए थे। तीसरी दीदी ने चेपेटे से कहा, उस दिन ठंडा खाना देखकर हमें भी बहुत बुरा लगा था, पर खाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे पति अपने पहने पसीने से घूम रहे थे। बहुत लापरवाह हूँ और तुम्हारी कद्र नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। मैं रसोई के बीच खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। चौथी दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जो कपड़े बदल कर आओगे और जो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और हर वीकेंड हम सातों बहनें बारी बारी से खाना बनाएंगे, तुम आराम करना। छठी दीदी ने सर झुका कर कहा, और आपसे कोई तुम्हें बुजुर्गों वाले कपड़े पहनने को नहीं कहेगा। तुम पर वह सफ़ेद कुर्ता बहुत जचता है। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अब वहाँ ना तो हुक्मबाजी थी और ना ही कड़वाहट, बस कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको अपनी गलती का एहसास था और जो मुझे सच में अपने परिवार का हिस्सा मान रहे थे। उसे रात में खाने की मेज पर बैठी जो पहले कभी नहीं हुआ था, और सब मुझे खाना परोस रहे थे। खाओ छोटी, आज नमक शायद थोड़ा तेज हो गया है, संभाल लेना। मैं मुस्कुराई, मुझे बस घर के एक सदस्य की तरह सम्मान चाहिए था। बड़ी दीदी ने ग्लास उठाया, आज से हमारी छोटी बहू सिर्फ बहू नहीं बल्कि हमारी सबसे छोटी लाडली बहन है। तभी मुझे एहसास हुआ कि ससुराल में कुछ दुख नंदों की संख्या से नहीं बल्कि पति की लापरवाही से होता है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो जाए तो पूरा खानदान बदल सकता। और मैं जो कभी एक बेनाम सेवादार थी, आज सच